स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन की एक और वीडियो में, जहां मैं बात करने वाली हूं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस शेयर से बहुत सारे लोगों की खट्टी मीठी तीखी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक तरफ जहां इस शेयर ने खूब हंसाया भी है, तो बहुत सारे लोगों को खूब सारा रुलाया भी है। और ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। ये सब बस पिछले साल की ही बात है। एक अप्रैल 2020 को एक ऐसा टाइम था जब ये शेयर 3 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और उसके 3 महीने बाद यानी कि 3 जुलाई को ये शेयर 58 रुपीज़ 50 पैसा का हाई लगा रहा था। यानी कि महज 90 to 95 डेज के अंदर इस शेयर ने लगभग 1500% की उछाल मारी थी। पर दोस्तों, ये सब हुआ कैसे था, उसको समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पूरे माहौल को समझाने के लिए आलोक की कहानी शुरू होने से 2 महीने पहले लेके जाना चाहूँगी। जैसे आलोक की कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल से, तो इसके 2 महीने पहले यानी कि जनवरी 2020 के लास्ट में लेके चलती हूँ। इसकी शुरुआत होती है रुचि सोया से। फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में रुचि सोया को एनसीएलटी ने कानूनी रूप से पतंजलि आयुर्वेद के सुपुर्द कर दिया था, जिससे कि रुचि सोया के जो न्यू प्रमोटर थे वो बाबा रामदेव जी बन गए थे, और जिसके चलते जो शेयर 27 जनवरी को 16 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, वही शेयर 1 अप्रैल तक 180 रुपये पर ट्रेड करने लगा था। यानी कि लगभग 2 महीने के टाइम फ्रेम में रुचि सोया का शेयर 1000% ऊपर था, जिसको खरीदने के लिए रिटेल निवेशक यानी कि खुदरा निवेशकों की लाइन लगी रहती थी। पर रुचि सोया में फ्री फ्लोट नहीं होने की वजह से अपर सर्किट लगा रहता था, यानी कि यहाँ सिर्फ डिमांड थी, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं थी। खरीदार भरे पड़े थे, लेकिन बेचने वाला कोई भी नहीं था। और दोस्तों, इतने में आग में घी डालने वाली खबर जो सामने आती है वो ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को एनसीएलटी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी के हवाले कर दिया है। जिस न्यूज़ के चलते आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट में माहौल गर्म हो चुका था। जगह जगह पर आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आर्टिकल लिखे जाने शुरू हो गए थे। चाइनीज़ विस्पर यानी कि खुसफुस शुरू हो गई थी कि आलोक इंडस्ट्रीज़ अगला रुचि सोया बनने वाला है। और दोस्तों, इसके अलावा उस दौरान नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस हो चुका था, जिसकी वजह से लोग घर की चार दीवारी में कैद हो गए थे। कमाई के रास्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंद हो गए थे। पर एक ऐसा काम था जो पहले की तरह चल रहा था लॉकडाउन में भी, और उस काम को घर बैठे किया जा सकता था, जो था स्टॉक मार्केट। जिसकी वजह से न्यू पार्टिसिपेंट्स कुछ पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में एंटर होने स्टार्ट हुए। और दोस्तों, जिस वक्त ये न्यू पार्टिसिपेंट्स मार्केट में एंटर हो रहे थे, उस वक्त बाजार में बहुत ही वॉलेटाइल माहौल था। मार्केट क्रैश हो चुकी थी नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से, और बहुत ज़्यादा डर का माहौल यहाँ बना हुआ था। निफ्टी अभी और गिरेगी, 6000 तक जाएगी, 4000 तक जाएगी। पर जहाँ पूरी मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ था, वहीं ये शेयर यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज में पूरी तरह से पॉजिटिविटी का माहौल बना हुआ था। मतलब कि फ्रेंड्स, एक तो प्राइस की तरफ से पॉजिटिविटी थी, जहां पूरी मार्केट बुरी तरह गिर रही थी, वहीं आलोक इंडस्ट्रीज डेली बिना किसी टेंशन के लगभग 5% कमा के दे रहा था। और प्राइस की पोजीशन के अलावा दूसरी पोजीशन ये थी फ्रेंड्स कि इंडिया को पीपीई किट्स उन दिनों चाइना से या और कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, और दिन बर दिन कोविड के जो केसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। इधर ये खबर आती है कि आलोक इंडस्ट्रीज अब अपने कारखानों में पीपीई किट को बनाना शुरू करेगी और उसे इंडियन गवर्नमेंट को सस्ते दामों पे सेल करेगी। अब इस खबर के बाद जो न्यू पार्टिसिपेंट्स थे वो तो मैक्सिमम
आलोक को बाय करने की लाइन में लग ही रहे थे। जो पुराने थे वो भी कम नहीं थे। मतलब मेरे पिताजी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सब के सब इस लाइन में शामिल थे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा कि आलोक का ज़ीरो से हीरो बनने का जो माहौल था वो कैसा था। तो चलिए अब इसके आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फाइनेंशियल रेशियोज का भी एक ओवरव्यू जान लेते हैं, जिससे कि कंपनी में फिलहाल क्या चल रहा है उसे आपको समझने में आसानी हो और मुझे आपको समझाने में। सो आलोक इंडस्ट्रीज में 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास 23.38% शेयर्स हैं। FIIs 0.90%, DIIs 0.72%, म्यूचुअल फंड्स 0.01%। इन शॉर्ट प्रमोटर, रिटेलर एंड अदर्स के पास 98.38% है एंड FIIs, DIIs एंड म्यूचुअल फंड के पास 1.62%। फाइनेंशियल रेशियोज को अगर एक बार देखा जाए तो रेवेन्यू यहाँ बढ़ा है लास्ट 3 क्वार्टर में। पिछले 2 साल में कैश फ्लो एंड बुक वैल्यू भी इम्प्रूव हुआ है। कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा हुआ है। FIIs ने हल्की सी नमक बराबर चुटकी भर हिस्सेदारी यहाँ बढ़ाई है, 0.11% से बढ़ाकर 0.90% इसे कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट घटा है, वो भी गिरते हुए मार्जिन के साथ। चाहे आप क्वार्टरली बेसिस पर इसे कंपेयर कर लीजिए या फिर एनुअल बेसिस पर कंपेयर कर लीजिए। आई एम श्योर यहाँ कुछ मेरे दोस्त डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए होंगे ये सुन के कि यार रेवेन्यू तो बड़ा है पर प्रॉफिट कम हुआ है, इससे हम क्या नतीजा निकालें। और कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सारे वर्ड्स कुछ भी समझ ना आने टाइप्स लग रहे होंगे। तो उन लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि हमारा पर्पस कहीं ना कहीं आपको एजुकेट करना, आपको सिखाना ही है यहाँ पे। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। जब बात निकली ही है तो उसे एक बार समझ ही लेते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है उसे समझ लेते हैं, वो भी मतलब आसान तरीके से, किताबी भाषा से हटकर। इसे समझने के लिए मैं आपको चलो मार्केट में लेके चलती हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे या कभी बिजनेस किया होगा या फैमिली में किसी ने बिजनेस किया होगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। तो दोस्तों रेवेन्यू वो होता है जो भी आप अपनी दुकान से या शोरूम से माल बेचते हैं और उसके बदले में आपके पास जो पैसा आता है, जो पैसा आपको मिलता है, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो टोटल बिक्री को रेवेन्यू कहा जाता है। मतलब एक सूट्स का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। आपने 1000 सूट बेचे और 10 लाख रुपए के बेचे, तो ये जो 10 लाख रुपए आपके पास आए 1000 सूट सेल करने के बाद, ये आपका रेवेन्यू हुआ। नाउ अब नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं। अब इस 10 लाख रुपए में से आप जो भी खर्च हुआ है उसे घटा दोगे। ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख का माल बेचा और 10 लाख का मुनाफा हो गया, जी नहीं। तो फिर कैसे होगा? लाइक 4 लाख रुपए का आपने कपड़ा खरीदा, 3 लाख रुपए आपने उसको सिलवाने के लिए जो लेबर था वो दिया, 1 लाख रुपए बिजली का बिल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, उसे लाने ले जाने में जो खर्चा हुआ उसे आप इसमें ऐड करेंगे, सरकार को जो टैक्स दिया हो सकता है 50,000 दिया हो, उसे आप इसके अंदर टैक्स को ऐड करेंगे। 50,000 रुपये हो सकता है कि आपको ब्याज देना पड़े जो आपने उधार उठा रखा है, उसे आप ऐड करेंगे। तो ये सब करते करते खर्च हुआ आपका 9 लाख। तो ये सारा का सारा जो है उस 10 लाख में से घटाएंगे। तो आपने जब 10 लाख में से ये 9 लाख का खर्च घटाया तो आपके पास बचा 1 लाख। ये 1 लाख रुपया आपका मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट है। अगर मान लो 10 लाख के सूट बेचे और 11 लाख रुपीस खर्च हो गए सूट बनाने से लेके बेचने के, तो यहाँ जो 1 लाख है वो आपका नुकसान हुआ और उस नुकसान को नेट लॉस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज़ के केस में जब भी लॉस होता है कंपनी को तो उसका मतलब यही होता है, मतलब जितना ये माल बनाकर बेचते हैं उससे ज़्यादा का इनका खर्च हो जाता है, जिससे कि ये लॉस में चले जाते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में भी आलोक ने 3848 करोड़ की सेल्स की हैं और इनका जो खर्च है वो 8675 करोड़ का हुआ है,
जिससे कि 4828 करोड़ का यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लॉस रहा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे कि क्यों इनको लॉस हो रहा है। जहाँ तक बात फ्यूचर प्लान की है तो मैनेजमेंट द्वारा फ्यूचर प्लान्स पब्लिक में कुछ भी ऐसे डिस्कस शेयर नहीं किए गए हैं। हाँ, एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं कंपनी में लोगों की। अब चलते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ वीकली चार्ट लगा रखा है जिस पर मैंने कुछ लेवल्स को भी ड्रॉ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये शेयर पिछले 9 महीने से यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से 18 रुपीज़ 65 पैसे से लेके 26 रुपीज़ 50 पैसे की रेंज में ही मूव कर रहा था। इस रेंज में एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ अच्छे से माल उठाया गया है और फाइनली जिसके 9 महीने के बाद एक ड्रास्टिकली बढ़ते हुए वॉल्यूम और बुलिश मरीबजू कैंडल की फॉर्मेशन के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो फ्रेंड्स, अगर इस शेयर को ऊपर जाना है तो ये कभी भी 24 रुपये के प्राइस से नीचे नहीं आएगा वापस। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर इस शेयर को ऊपर जाना है तो ये कभी भी 24 रुपये के प्राइस के नीचे नहीं आएगा। और अगर ये 24 रुपये के नीचे आ जाता है तो फिर ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए वापस सो जाएगा, जिसके चांसेस फॉर्चुनेटली यहाँ बहुत ही कम हैं। तो करेंटली ये शेयर 31 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये 45% बढ़ भी चुका है, जिसके बाद इसके सामने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 33 रुपीज़ पर आएगी। अगर ये 33 वाले लेवल से ऊपर निकल जाता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस 44 रुपीज़ पर आएगी। अगर ये 44 रुपीज़ के लेवल के भी ऊपर निकल जाता है तो थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 59 रुपीज़ पर आएगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे टारगेट होते हैं। तो दोस्तों, इस शेयर को मैंने आज 26 रुपीज़ 95 पैसे से 27 रुपये 50 पैसे के बीच में इस रेंज में बाय किया है। बाय करते के साथ ही टेलीग्राम पर मैंने इसे साथ ही अपडेट कर दिया था। यहाँ स्टॉप लॉस 22 रुपये 50 पैसे पर रहेगा। टारगेट 1 एज आई शेयर 33, टारगेट 2 44 एंड टारगेट 3 59 रहेगा। तो फ्रेंड्स, याद रहे, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। ये मेरा एनालिसिस है। हमेशा बाय करने से पहले अपना एनालिसिस खुद से ज़रूर कर ले, या फिर सबसे अच्छा है कि किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। ऑल्सो मैं कब क्या बाय कर रही हूँ, क्या सेल कर रही हूँ, या फिर करेंटली मैंने कौन से ट्रेड ले रखे हैं, ये सब मैं कहाँ अपडेट कर देती हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी और आप अपडेटेड रह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। मुझे मोटिवेट करते रहें सब्सक्राइब करके और लाइक करके।